हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ग्रामर की बात करने वाले हैं कि आखिर ग्रामर क्या होती है, ग्रामर हमारे लिए क्यों उपयोगी है और इंग्लिश सीखने की शुरुआत हम कहाँ से करें। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने एक पहले वीडियो में भी ये शेयर किया है कि इंग्लिश सीखने के केवल दो तरीके हैं। या तो आप नेचुरल तरीका अपनाइए, यानी कि ऐसी जगह पर रहने लगिए जहाँ पर 24 घंटे चारों ओर इंग्लिश बोली जा रही हो, या फिर दूसरा तरीका है अननेचुरल, यानी कि ग्रामर का तरीका। बगैर ग्रामर के हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। हम कुछ सेंटेंसेस रट सकते, उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो देखिए, ग्रामर क्या होती है। ग्रामर हमें बताती है कि कैसे कैसे हम शब्दों को चुनें, कैसे उन्हें एक सही क्रम, सही ऑर्डर में जमाएं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम बनाएं। ग्रामर हमें मदद करती है स्पेलिंग्स में, रीडिंग में, राइटिंग में, हर चीज़ में। ग्रामर से ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कई लोगों की समस्या होती है ना, कभी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा शिकायत बहुत से लोग करते हैं, हेजिटेशन होता है। तो देखिए, नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, ज्ञान ही आत्मविश्वास लाता है। आप गौर करना, हमें जिस भी क्षेत्र का नॉलेज होता है उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। कोई भी पर्सन का हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिस क्षेत्र में उसने बहुत समय बिताया है उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। सो नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। तो ये जो ग्रामर का नॉलेज है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ सकता है। अब देखिए, अगर हम ग्रामर की बात करें, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। तो ऑर्थोग्राफी एक, समझ लीजिए, चैप्टर है, एक ग्रामर का हिस्सा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं कि इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, उनके क्या काम हैं। ये सब हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्थोग्राफी में। फिर ग्रामर का दूसरा हिस्सा होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का हिंदी अर्थ है शब्द विचार, यानी कि अक्षरों की मदद से शब्द कैसे बनते हैं, ये हम किस में पढ़ते हैं? एटिमोलॉजी में। और इसमें हम शब्दों का इतिहास पढ़ते हैं कि कोई भी शब्द इंग्लिश में कहाँ से आया और उसके जैसे दूसरे शब्द कैसे बनेंगे, ये हम किस में पढ़ते हैं? एटिमोलॉजी में। एटिमोलॉजी का अध्ययन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत ही हाई प्रोफाइल वर्ड्स सीखना होता है, ऐसे शब्द सीखना होता है जो आम जीवन में काम ही नहीं आते हैं। तो ऐसे शब्दों को याद रखने की ट्रिक होती है एटिमोलॉजी। तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं अपने एक दूसरे चैनल पर, वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे पर। यदि आप वो देखना चाहते हैं कि कैसे शब्द बनते हैं, शब्द कौन सी भाषाओं से लिए जाते हैं और उनसे कौन से दूसरे शब्द बनते हैं, सो यू कैन विजिट देयर। अब आ जाते हैं तीसरे हिस्से पर। तो पहला हिस्सा हमने देखा क्या है? ऑर्थोग्राफी, यानी कि वर्ण विचार। दूसरा हमने देखा क्या है? एटिमोलॉजी, यानी कि शब्द विचार। और तीसरा हिस्सा होता है ग्रामर का सिंटैक्स। सिंटैक्स का मीनिंग होता है वाक्य विचार, यानी इसमें हम ये पढ़ते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। देखो कितनी साइंटिफिक बात हो रही है यहाँ पर, कितनी वैज्ञानिक बात हो रही है। आप गौर करो, कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो भाषा में हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस किससे बनते हैं? शब्दों से। और शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों से। समझ रहे हैं आप कितना साइंटिफिक है? सबसे छोटा अक्षर, फिर उससे बड़ा शब्द, फिर शब्दों से बनेंगे सेंटेंसेस। आज की वीडियो में हम सिंटैक्स पर बात करने वाले हैं। सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार। इसमें हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश में वाक्य बनाते कैसे हैं, आखिर शुरुआत कैसे हो। लेकिन देखो, सीखने से पहले ये जान लो कि शुरुआत हमेशा ना सरल से कठिन की ओर करना चाहिए।
यानी जो सरल है पहले वो सीखो, फिर धीरे धीरे उसको कठिन करते जाओ। वैसे सरल कठिन कुछ नहीं होता है, जो हमसे बनता है वो सरल है, जो नहीं बनता वो कठिन है। तो सबके लिए सरल और कठिन बातें अलग अलग हो सकती हैं। ओके, तो हम शुरुआत में बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और धीरे धीरे हम सेंटेंसेस को और बड़ा करते जाएंगे, को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले पता हो कि आखिर सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लो कि वाक्य या सेंटेंस क्या होता है। यदि आप कोई भी ग्रामर की बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको एक बहुत ही कॉमन परिभाषा मिल जाएगी सेंटेंस की। वो ये है कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी वाक्य शब्दों का ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। बात बिल्कुल सही है। आज हम आम जीवन में हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, उसने मुझे पैसे दिए, सुरेश लंबा है। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखोगे कि ये शब्दों के ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा शब्द आ रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं, इनमें अर्थ छुपा हुआ है। जब कोई हमसे कहता है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो हमें वो बात समझ में आ गई, अर्थ भी होना चाहिए। यूं ही 4-5 शब्द बोल देने को वाक्य बनाना नहीं कहते। यदि कोई हमसे कह दे गाय, कुत्ता, लकड़ी, भैंस, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। शब्दों का ग्रुप तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या वाक्य में केवल यही 2 बातें होना जरूरी है? क्या और कोई बात नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 2 और बातें हैं जो परिभाषा में नहीं हैं। 2 बातें वो ये हैं कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, एक से ज़्यादा शब्द जो आते हैं उसमें उनका क्रम निश्चित होता है। आप कोई भी शब्द कहीं भी नहीं ले सकते। पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये ग्रामर बताती है। तो हमें ये भी सीखना होगा। जैसे यदि हम कहें सेंटेंस है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो देखो हिंदी में हमने पहले बोला मैं, फिर हमने बोला बाज़ार जा रहा हूँ। यही तो सही क्रम कहलाता है भाई। अगर हम इसको आगे पीछे कर दें तो क्या गलत नहीं होगा? यदि कोई ये कह दे जा रहा हूँ मैं बाज़ार हूँ रहा जा, गलत हो गया। तो ये तो हिंदी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमको सही क्रम पता है। लेकिन इंग्लिश हमारे लिए गैर भाषा है, इसमें हमें क्रम कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा शब्द लेना है? नहीं तो सुनने वाला हंसेगा भाई। तो वो हमें ग्रामर बताएगी, बिल्कुल चिंता मत करना, सब हम सीखेंगे। और एक और बात, देखो मैंने कहा ना 2 बातें यहाँ पर नई जुड़ेंगी। पहली बात हमने क्या नई जोड़ दी इसमें कि शब्दों का क्रम निश्चित होना चाहिए। और एक और बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, भले शब्दों का ग्रुप हो ना हो चल जाएगा, चाहे वो किसी भी क्रम में हो वो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो नियम आने वाला है 4th, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि हर सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होना ज़रूरी है। बगैर वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। आप केवल एक शब्द का सेंटेंस भी बना सकते हो, कोई ग्रुप नहीं चाहिए। एक शब्द का अगर वो क्रिया है तो, जैसे जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है और आप मान लो दरवाज़ा खोलते हो और आप उससे कहते हो आइए, आपने कितने शब्द कहे? आपने एक शब्द कहा आइए और सामने वाला समझ गया, ये भी तो सेंटेंस है। जब आप किसी से कहते हो जाइए, कहिए, बोलिए, पूछिए, ये सब सेंटेंसेस हैं और सब किससे बन रहे हैं? क्रियाओं से। अगर आप सोचोगे ऐसे तो हम कोई भी एक शब्द बोल देंगे वाक्य बन जाएगा, जी नहीं। वाक्य का अर्थ है कि अगले को समझ में आना चाहिए। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के आपने कह दिया सांड,
तो क्या उसको कुछ समझ में आएगा? वो तो बेचारा और भाग जाएगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। सो सेंटेंस में क्या बहुत ज़रूरी है? वर्ब। बगैर वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले वर्ब को समझ लो। इंग्लिश में वर्ब्स की 3 अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं, यानी वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं। आज हम इन्हीं 3 टाइप्स की बात करने वाले हैं। मैं एक पूरा चार्ट यहाँ पर दूंगा आपको, उसको अच्छे से नोट कर लेना। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख लेना, धीरे धीरे वो हमें काम आएगा। उसी में बहुत सारी इंग्लिश छिपी हुई है हमारी। देखिए, इंग्लिश में 3 वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बी वर्ब्स, दूसरी होती है एक्शन वर्ब्स और तीसरी होती है पजेसिव वर्ब्स। अब आप पूछोगे साहब हमने वो हेल्पिंग वर्ब्स भी सुना था ऐसा कुछ, वो सब अभी फेंक दो आप। इतना याद रखो, इंग्लिश को शॉर्ट बनाने के चक्कर में, सरल बनाने के चक्कर में ना बहुत ही कचड़ा हमारे दिमाग में डाला गया है। कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है भाई। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे, जो इंटरनेशनल राइटर्स की बुक्स हैं ग्रामर की, उसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र नहीं मिलता। वो तो हम कोई भी लोकल बुक ले आते हैं, टाइटल में क्या लिखा होता है? फर्राटेदार इंग्लिश सीखें, सुपर फास्ट इंग्लिश सीखें, 30 दिन में सीखें। तो हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और ले लेते हैं। और हम इंग्लिश के नाम पर क्या सीखते रहते? ट्रांसलेशन, अनुवाद करना। ये हिंदी है, इसका इंग्लिश करना है। इसमें रहा रही आता है, इसमें चुका चुकी, इसमें ताते थी। इसको इंग्लिश नहीं कहते। तो वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम आपका सब कचरा दूर कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब अभी आप भूल जाइए। देखो 3 वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और पजेसिव वर्ब्स। और ये जो 3 आप वर्ब्स देख रहे हैं ना, इन सब के 5-5 फॉर्म्स होते हैं। जी हाँ, वर्ब के 3 फॉर्म्स नहीं होते, टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। 3 फॉर्म्स हमें इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम उस लिस्ट को रट लें, रटने में आसानी हो। गो, वेंट, गॉन। लेकिन क्या गोइंग एक फॉर्म नहीं है? गोज एक फॉर्म नहीं है? 5 फॉर्म होते दरअसल। आज हम वो सब देखने वाले हैं। पूरी वर्ब आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, अब देखिए आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट है। इस पर लिखा हुआ है बी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और पजेसिव वर्ब्स। तो बी वर्ब्स का जो बेसिक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वो है बी। आप अभी ये चिंता मत करना कि इसका यूज़ कहाँ पर करना, कैसे करना, वो सब हम सीखेंगे। अभी तो आप बस परिवार से मिल लो, उनके सदस्यों से मिल लो। तो बी का बेसिक और फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी। इसका प्रेजेंट फॉर्म है एम, इज़, आर। पास्ट फॉर्म है वॉज, वर। और पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट फॉर्म कहते हैं इसको, या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, यह है बीन। और फिर कंटिन्यूस फॉर्म है बीइंग, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम है भाई, सारे नाम हमारे काम के हैं, सारे नाम। तो पहला हमने क्या देखा? बेसिक या सिंपल या फर्स्ट फॉर्म है बी। दूसरा हमने क्या देखा? प्रेजेंट फॉर्म है क्या? एम, इज़, आर। फिर हमने देखा पास्ट फॉर्म है वॉज या वर। इसको वेयर मत पढ़ना, ये वर है, WERE, वर। और फिर हमने देखा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट फॉर्म है बीन। इसको थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म के नाम से मशहूर है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है ना। फिर आता है बीइंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है। अच्छा, एक्शन वर्ब को देखिए। एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई एक्शन हो, कोई काम हो, जैसे आना जाना, खाना पीना, कोई ना कोई काम होता है इसमें। तो इसमें बहुत सारे शब्द रहते हैं, गो, कम, ईट, ड्रिंक, टीच, रन, स्विम, बहुत सारे शब्द होते हैं। आप कोई भी एक शब्द ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ ले लिया है गो, और गो के हम 5 फॉर्म्स देखेंगे। यहाँ गो की जगह कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, बेसिक सिंपल फॉर्म क्या है? गो। प्रेजेंट फॉर्म है गो, गोज। पास्ट फॉर्म है वेंट। और परफेक्ट फॉर्म है गॉन। और आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म है गोइंग। यहाँ पर आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया ईट, तो ईट का हो जाएगा ईट या ईट्स, फिर वहाँ हो जाएगा एट, फिर हो जाएगा ईटन, और फिर वहाँ हो जाएगा 5वें में ईटिंग। इसी तरह देखो, अगला है पजेसिव वर्ब्स। पजेसिव वर्ब्स में आ जाता है आपका हैव, जो फर्स्ट है, बेसिक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है हैव। प्रेजेंट फॉर्म हैव या हैज़। पास्ट फॉर्म है हैड। परफेक्ट फॉर्म हैड। देखो हैड, हैड 2 बार आ गया क्योंकि सेकंड थर्ड एक सा है। फिर हैविंग क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म। तो देखा आपने, ये जो 3 वर्ब्स होती हैं,
इन तीनों के 5-5 फॉर्म्स हैं, इनके अलावा और कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है। ये जो आप कैन, कोड, विल, शैल जो आप पढ़ते हो ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं, ये मॉडल्स कहलाते हैं या फिर मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे बाद में, है ना। अब ज़रा ये देखो कि आखिर तीनों वर्ब्स में क्या अंतर है। देखिए, बी का अर्थ होता है होना, तो इसमें हम कोई काम, कोई गतिविधि नहीं बताते, इसमें हम क्या बताते हैं, होना या ना होना, कौन क्या है, कौन कैसा है, कहाँ पर क्या है, ये हम बी वर्ब से बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम आशीष, मैं आशीष हूँ, तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कौन सा काम करता हूँ या कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ मैं हूँ, आई एम आशीष। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। और जो एक्शन वर्ब्स होता है वो क्या करता है, वो एक्शन बताता है, यानी कुछ करना, कोई काम। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमने एम इज़ आर का यूज़ नहीं किया। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं आई ईट, मैं खाता हूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। और जो पॉजेसिव वर्ब्स होता है वो रिश्ता बताता है, संबंध बताता है, मालिकाना हक बताता है, क्योंकि पॉजेसिव शब्द बना है पॉजेशन से। पॉजेशन यानी क्या, मालिकाना हक, संबंध, रिश्ते। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन यानी मेरे पास एक पेन है, मैं पेन का मालिक हूँ, इसमें ये सेंस आ रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। तो हैव का यूज़ हम किस में करते हैं, पोजीशन या रिश्ते या संबंध बताने में, ठीक है। और धीरे धीरे हम सारे यूजेस पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। लेकिन आज की ये बेसिक क्लास है, ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे चल के। ये जो पूरा है ना चार्ट जो मैंने आपको दिया, अच्छे से लिख के रखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। हम अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे कि बी वर्ब्स के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें शब्दों का सही क्रम रखें, सब्जेक्ट कैसे पहचानें, वर्ब कैसे पहचानें, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको बताया जाएगा। चिंता नहीं करेंगे, धीरे धीरे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट अस फिनिश, सी यू सून।